नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जीमान इफेक्ट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, या बोल सकते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। और इस टाइप के इफेक्ट को हमने क्या बोला था, जीमान इफेक्ट बोला था। हमने पढ़ा था जीमान इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है क्या नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एक होता है क्या एनोमलस जीमान इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात करते हैं थोड़ा बहुत। हमने पढ़ा था नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या लेते हैं, हम एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन लेते हैं। कब? जब हमारे पास कोई भी फील्ड प्रेजेंस नहीं होता है। लेकिन जब हम इस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अपने तीन कंपोनेंट में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। एक क्या था वहां पर पाई कंपोनेंट, एक था सिग्मा कंपोनेंट और दूसरा भी क्या था, सिग्मा कंपोनेंट था। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें यहां पर तीन कंपोनेंट क्यों देखने को मिलते हैं इस नॉर्मल जीमान इफेक्ट के दौरान। ठीक है, ओके, देखें तो पहले हम इसे मिटा देते हैं, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान इफेक्ट, इसे मिटा लेते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान इफेक्ट या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इस नॉर्मल जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक एटम अज्यूम कर लेता हूँ। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक एटम है और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस ऑर्बिट में। ओके, तो ये क्या है, एक एटम है और इसका ये क्या है, ऑर्बिट है, और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो क्या होगा, इस एटम के पास क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। हम जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उससे कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है, मेरे पास कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है, और इसके बाद क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, और वो कैसे होगा, कुछ इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। और ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल है। ठीक है, अब इन दोनों के भी रिलेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं कि जो ये म्यू एल होता है, यानी जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, किसके बराबर होता है, माइनस का ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल वेक्टर, इसके बराबर होता है। यहाँ एल क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, म्यू एल क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ई क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज, और ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है जो म्यू एल होगा वो एल के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है। एल कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, और म्यू एल कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। और इस टाइप के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, हम सब जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब ये तो क्या है, मेरे पास एटम है, लेकिन मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। और नॉर्मल जीमान इफेक्ट हम कब देखने को मिलता है, जब हम इस एटम को कहाँ रखेंगे, किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कुछ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी है मेरी, अज्यूम कर लिया मैंने, ये जेड डायरेक्शन है मेरी, और इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर दिया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, जेड डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में मैंने क्या अप्लाई किया है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड और इस जेड डायरेक्शन को दिखा रहा है। नाउ अब हम सब जानते हैं, जैसे ही हम इस एटम में क्या करेंगे, या फिर इस एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे, तो जो ये एंगुलर मोमेंटम है या फिर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या करेगा, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन करने लग जाएगा। ये हमने पढ़ा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसीजन बोलते हैं। क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे हम इस एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो जो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट जो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करने लग जाएगा, प्रिसीजन करने लग जाएगा। और इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा,
क्वांटाइज होगा। अगर ये इसके जेड डायरेक्शन में है या फिर जो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन कौन सा होगा, यहाँ पर एल जेड होगा, ये क्या होगा हमारे पास क्वांटाइज होगा। और इस एल जेड की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, आप बताइए कि कितनी होती है, एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होती है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। हुआ क्या, जैसे हमने वहां मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये एल क्या करने लग जाएगा, इस बी के अबाउट प्रिसीजन करने लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसीजन बोलते हैं। और साथ ही साथ इस एल का जो जेड कंपोनेंट होगा या फिर इस एल का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एल जेड इक्वल टू एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई होगी। अब यहाँ पर प्रिसीजन कर रहे हैं तो इसको मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से प्रिसीजन कर रहा है। कौन सा प्रिसीजन, लार्मर प्रिसीजन, हमने पढ़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ये एल जेड इक्वल टू क्या आया, एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई आया, यानी ये क्या है, क्वांटाइज है, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, इस क्वांटम वैल्यू एम एल पर डिपेंड कर रहा है। इस क्वांटम वैल्यू एम एल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। अगर मेरे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल है तो उस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल के लिए जो एम एल की वैल्यू होती है वो -L2 प्लस एल के बीच में लाई करती है, जहां पर ये एल क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अगर ये गिवन एल के लिए इस एम एल की वैल्यू -L से +L के बीच में लाई कर रही है, तो इस एम एल की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, टोटल वैल्यू ऑफ एम एल निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी बताइए। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एम एल कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल कितनी हो जाएगी मेरे पास, टोटल 2L+1 हो जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जब हमने लार्मर प्रिसीजन पढ़ा था या फिर स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ा था, वहाँ हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये एम एल की कितनी वैल्यू होती है, 2L+1 वैल्यू होती है, किसके लिए, फॉर ए गिवन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आई बात समझ में। नाउ अब यहां पर देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक एल ऑर्बिट दे रखा है तो वो एल ऑर्बिट कितने ऑर्बिट में स्प्लिट हो गया है, या फिर कितने लेवल में स्प्लिट हो गया है, 2L+1 लेवल में स्प्लिट हो गया। कब, जब हमने यहां पर क्या अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस मीन ईच एल लेवल, क्या, ईच एल लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 2L+1 लेवल। कब, जब हमने वहां पर क्या लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच एल लेवल स्प्लिटेड इनटू कितने लेवल, 2L+1 लेवल, 2L+1 लेवल्स। ठीक है, हर एल लेवल कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगी, 2L+1 लेवल में स्प्लिट हो जाएगी। कब, जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, ओके ठीक है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है, यानी इसके पास क्या होगी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। नाउ हम जानते हैं फ्रॉम लार्मर थ्योरम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन, क्या, फ्रॉम लार्मर थ्योरम, अगर हम लार्मर थ्योरम को जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले, आप वीडियो देख लीजिए। फ्रॉम लार्मर थ्योरम क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होता है, हम जानते हैं किसके बराबर, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, यानी μL डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो इस प्रिसीजन की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी किसके बराबर होगी, ओमेगा किसके बराबर होगा हमारे पास, μL डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई में B। अब μL डिवाइडेड बाई L की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, बताइए क्या है, E डिवाइडेड बाई 2m है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। ये क्या निकल गया मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस प्रिसीजन निकल गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया है, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ, ये L क्या करने लग जा रहा है, इस B के अबाउट प्रिसीजन करने लग जा रहा है, और इस प्रिसीजन की वजह से इस एटम की टोटल एनर्जी में क्या आएगा, कुछ
चेंज आएगा। क्या आएगा? कुछ चेंज आएगा। अब चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ एटम, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, चेंज इन एनर्जी निकालूं, या फिर चेंज, उस चेंज इन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन, किसके कारण? ड्यू टू दिस प्रिसीजन, जब हमने क्या लगाया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू प्रिसीजन कितना हो जाएगा? डेल ई, यानी इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन या फिर चेंज इन टोटल एनर्जी ड्यू टू प्रिसीजन किसके बराबर हो जाएगा? डेल ई, एंड दिस डेल ई इज डिफाइन एज ओमेगा इंटू एल जेड। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर जो एल जेड है वो क्या है? इस टोटल एंगुलर मोमेंटम का या फिर एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये डेल ई समझ में आया ना? ये क्या है? ये क्या है मेरे पास? इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी, उससे क्या होगा? ये एल इसके अबाउट क्या करने लग गया? प्रिसीजन करने लग गया। इस प्रिसीजन की वजह से इस एटम की एनर्जी में क्या आएगा? कुछ चेंज आएगा, और जितना उस एनर्जी में चेंज आया वही चेंज क्या कहलाता है? इंटरेक्शन एनर्जी कहलाता है। और हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, यानी इंटरेक्शन एनर्जी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल जेड, जहाँ ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और एल जेड क्या है हमारे पास? उस एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है। ना अब इन दोनों की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कहाँ पुट कर देंगे? हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास इंटरेक्शन एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? ओमेगा। ओमेगा की जगह पुट कर दिया हमने, क्या है? ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू बी है, एंड एल जेड की वैल्यू ये दे रखा है, वो कितना दे रखा है मेरे पास? एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमको? ओके, ना उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास डेल ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? देखिए, ई एच अपॉन ई बी एच अपॉन 2 पाई, ई बी एच अपॉन 2 to 4 पाई एम, कितना हो गया? 4 पाई एम, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पर ये आ गया मेरे पास एम एल। ये क्या आ गया मेरे पास? इंटरेक्शन एनर्जी आ गया। लेकिन अब इस इंटरेक्शन एनर्जी को हम वेव नंबर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं। किसके टर्म में? आप ध्यान देना इस बात को कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है इसको हम किसके टर्म में लिखना पसंद करते हैं? वेव नंबर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं, या फिर जो चेंज इन एनर्जी है इसको हम वेव नंबर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है। ठीक, तो अगर मैं इसको क्या कहाँ लिखूँ? इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इंटरेक्शन एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी डेल्टा टी या माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल ई डिवाइडेड बाई एच सी। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कि ये अगर हम वेव नंबर के टर्म में एनर्जी को लिखेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो माइनस का डेल टी इज इक्वल टू डेल ई डिवाइडेड बाय एस सी। अब यहाँ पर डेल ई की वैल्यू ये है, यहाँ से उठाकर कहाँ पुट कर दो? इधर पुट कर दो। तो डेल ई की जो कितना आ जाएगा मेरे पास? देखो, ये ई बी एच अपॉन 4 पाई एम अपॉन 4 पाई एम, एंड ओके, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 1 अपॉन एच सी आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास? एम एल आ गया। अब देखो, इस एच से ये एच क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ पर माइनस का डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? ई बी अपॉन 4 पाई एम सी, कितना आया? 4 पाई एम सी इंटू कितना आ गया मेरे पास? एम एल आ गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म निकल के आ रखा है, ये वाला, ठीक है, क्या? ई बी अपॉन 4 पाई एम सी, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये जो टर्म आ रखा है यहाँ पर क्या मेरे पास? ई बी अपॉन 4 पाई एम सी, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसका यूज़ देखेंगे, क्या यूज है करके। लॉरेंज यूनिट इसको हम किससे दिखाते हैं? एल डैश से दिखाते हैं। तो इसको हम एल डैश से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर माइनस का डेल टी इज इक्वल टू एल डैश इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास? एम एल आ जाएगा। अब एम एल क्या है? यहाँ पर हम सब जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो कि जिसकी वैल्यू को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? माइनस एल से प्लस एल। और ये डेल टी क्या है? चेंज इन एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी फॉर ईच एम एल। ठीक है, या फिर ईच एम एल लेवल। ईच एम एल लेवल कितनी एनर्जी में चेंज आएगा जो उसके ओरिजिनल या फिर
कितना चेंज आएगा जब हम क्या अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। किससे, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। ठीक है ना, अब इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए और इस बात को ध्यान में रखिए। हमें एग्जाम्पल लेते हैं और इस नॉर्मल जीमान इफेक्ट को और इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसे मिटा दें। ओके, हमने एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन दिया हुआ है, एक सिंगल ट्रांजिशन है। कहाँ से कहाँ तक, 1D2 से 1P1 के बीच में क्या है, एक ट्रांजिशन है। और हमारे पास सिंगल एक स्पेक्ट्रल लाइन है जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास कंडीशन है। ठीक, एक लेवल ये है, मैंने अज्यूम कर लिया ये लेवल। ओके, थोड़ा नीचे अज्यूम कर लूँ। ओके, एक लेवल मैंने ये अज्यूम कर लिया और एक लेवल मैंने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये लेवल कौन सी है, ये लेवल मेरे पास 1D2 वाली है और ये लेवल कौन सी है मेरे पास यहाँ पर 1P1 वाली है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो लेवल दी हुई हैं। ये कब है मेरे पास, और ये कब है मेरे पास, जब यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है, यानी नो फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर नो मैग्नेटिक फील्ड है तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ट्रांजिशन लाइन है कुछ इस तरीके से, सिंगल ट्रांजिशन लाइन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा। अब हम जानते हैं, जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया, जैसे ही हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो एक सिंगल लेवल होती है वो 2l+1 लेवल में स्प्लिट हो जाती है। याद है आपको, यानी जितनी ml वैल्यू निकल के आती हैं उतनी लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। नाउ अगर हम इसके लिए देखें, इस D के लिए देखें, किसके लिए, फॉर 1D2 के लिए देखें, तो इसके लिए मेरे पास L इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ml की कितनी वैल्यू हो जाएंगे, तो ml इक्वल टू कहाँ से कहाँ लाई करता है, -L2 + L लाई करता है। तो यहाँ पर ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, -2 -1 0 1 और 2, यानी ml की यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू हो गई है, 5 वैल्यू हो गई है। यानी ये जो लेवल है कितनी लेवल में स्प्लिट हो जाएगी, 5 लेवल में स्प्लिट हो जाएगी। कब, जब हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर इस लेवल की बात करूँ मैं, कौन से लेवल की, 1P1 की बात करूँ, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं जो ml होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -L2 + L, यानी -1 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, -1 और -0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो लेवल है कितनी लेवल में स्प्लिट हो गई है, 3 लेवल में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। कौन सी वाली, ये वाली लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेवल बना देंगे। ओके, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये कितने में स्प्लिट हो रही है, 3 में। एक किसके लिए, m इज इक्वल टू -1, एक किसके लिए m इज इक्वल टू 0 और एक किसके लिए m इज इक्वल टू 1। मैंने एज्यूम कर लिया किसके लिए है मेरे पास m इज इक्वल टू -1 और एक इसके लिए मेरे पास m इज इक्वल टू 0 और एक इसके लिए मेरे पास m इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये ml की वैल्यू है। ठीक, -1 0 और एक कौन सा है मेरे पास 1। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर 3 हमको लेवल देखने को मिले इस तरीके से, इस आफ्टर क्या करने के बाद, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। सिमिलरली ये कितने लेवल में स्प्लिट हो गई है, 5 लेवल में, एक -2 के लिए, एक -1 के लिए, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए। ठीक, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो लेवल है किसको दिखा रही है, -2 वाले को, और ये किसको दिखा रही है, -1 वाले को, ये किसको दिखा रहा है 0 वाले को, और ये किसको दिखा रहा है 1 वाले को, और ये किसको दिखा रहा है यहाँ पर 2 वाले को। तो इसके लिए क्या है, -2 -1 0 1 और ये 2, ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये ml की वैल्यू है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्या है, ml 2 1 0 -1 2 और ये इसके लिए। ठीक, तो ये लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगी, यहाँ पर 5 लेवल में क्या होगी, इस तरीके से स्प्लिट हो गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो हमारे पास 2 लेवल थी, और जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पर हमने क्या फील्ड अप्लाई कर दिया है, फील्ड अप्लाई कर दिया है। जैसे हमने यहाँ पर फील्ड अप्लाई किया तो ये जो लेवल है 5 लेवल में स्प्लिट हो गई है, और ये जो लेवल है वो 3 लेवल में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। और ये जो यहाँ पर लेवल बनी हुई है, इन लेवल को हम क्या बोलते हैं, जीमान लेवल बोलते हैं। तो इन लेवल का नाम क्या है हमारे पास, जीमान लेवल है। ठीक है, क्या है इनका नाम हमारे पास, जीमान लेवल। ठीक, ओके, ना अब यहाँ पर कुछ टर्म है उनको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो टर्म आता है वो आता है हमारे पास क्या, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जीमान लेवल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जीमान लेवल। सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जीमान लेवल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, हमने देखा था कि जो अगर हमारे पास ये जो लेवल है, इन एनर्जी का जो डिफरेंस होता है लेवल के बीच, वो डेल टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, L डैश, यानी लॉरेंज यूनिट मल्टीप्लाई बाई क्या, m
एल इसके बराबर होता है। ये क्या है मेरे पास, चेंज इन एनर्जी, यानी जब ये लेवल स्प्लिट हुई तो इस लेवल के से इस लेवल में आने में कितनी एनर्जी चेंज हुई, इस लेवल से इस लेवल में जाने में कितनी एनर्जी में चेंज हुई, वो क्या है, ये डेल टी है, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था ना, वो क्या है, ये डेल टी है। यानी ए जो एम एल इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया, इतना आया, और वो किसके बराबर है, डेल टी के बराबर है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या निकालना है हमको, सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव जीमान लेवल, यानी इन दो कंजुगेटिव जीमान लेवल के बीच का सेपरेशन कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है फाइंड करना। तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, फॉर एम एल इज इक्वल टू -1 के लिए देख लें। किसके लिए, फॉर एम एल इज इक्वल टू -1। अगर एम एल इक्वल टू -1 के लिए तो डेल टी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर एम एल कितना आ जाएगा, एम एल आ जाएगा, क्योंकि -1 रखेंगे एम एल की जगह, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, डेल टी डैश इक्वल टू कितना बचा, एल डैश बचा। यानी ये क्या है, यहाँ पर एल डैश क्या है, लॉरेंज यूनिट है। अगर मैं सिमिलरली किसके लिए देखूँ, फॉर एम एल इज इक्वल टू 0 के लिए देखूँ, किसके लिए, फॉर एम एल इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एम एल की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर डेल टी डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस लेवल के लिए कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं होगा, यानी जो एनर्जी इस लेवल की होगी वही एनर्जी इस लेवल की होगी। इस लेवल के लिए कितनी एनर्जी में चेंज आएगा, इस एल डैश के बराबर एनर्जी में चेंज आएगा। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है, यानी सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव जीमान लेवल, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, सॉरी दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो सेपरेशन कितना आ गया, अगर यहाँ पर क्या निकालूं मैं, सेपरेशन इक्वल टू निकालूं, या सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव जीमान लेवल वो निकालूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डेल टी डैश माइनस डेल टी डबल डैश आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर एल डैश के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कितना है, 0 है। सिमिलरली आप हर किसी के लिए निकालोगे, इन दोनों को भी निकालो, इन दोनों को भी निकालो, इन दोनों को भी निकालो, तो दो कंजुगेटिव जीमान लेवल के बीच का जो सेपरेशन होता है हमेशा किसके बराबर होता है, एल डैश के बराबर होता है। और इस सेपरेशन को एक नाम और बोलते हैं हम, वो क्या बोलते हैं हम, वेव नंबर सेपरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, और एक नाम, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर सेपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वेव नंबर सेपरेशन। और वेव नंबर सेपरेशन को किससे दिखाते हैं हम, डेल म्यू से दिखाते हैं, और किसके बराबर होगा, एल डैश के बराबर होगा। और जो ये एल डैश है वो किसके बराबर है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था क्या, ई बी अपॉन 4 पाई एम सी के बराबर है। कौन, ये एल डैश। तो एल डैश इक्वल टू क्या है, लॉरेंज यूनिट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, ई बी अपॉन 4 पाई एम सी। तो यहाँ पर जो क्या आएगा हमारे पास, वेव नंबर सेपरेशन आएगा, या वेव नंबर सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव जीमान लेवल, वो किसके बराबर होगा, एल डैश के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा था, कभी कभी आ जाता है कि दो कंजुगेटिव जीमान लेवल के बीच का सेपरेशन कितना है, वो इतना होता है ना। इसमें आते हैं दोबारा से हमारे डायग्राम में, इधर आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, पहले हमारे पास एक सिंगल लाइन थी, अब यहाँ पर हमको 3 लाइनें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर कुछ क्या है, सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल क्या दिखाते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउ होंगे और कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक सिलेक्शन रूल है। वो सिलेक्शन रूल कौन सा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहले सिलेक्शन रूल लिख देंगे। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल क्या बताएंगे हमको कि कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउ होंगे। जैसे ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन है, इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक अलाउ ट्रांजिशन है। ठीक है, कब, जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल लेवल है, यहाँ 5 लेवल है, यहाँ 3 लेवल है। तब कौन कौन से हमारे पास ट्रांजिशन अलाउ होंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन रूल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, ओनली दोज ट्रांजिशन अलाउ फॉर विच डेल एम इज इक्वल टू या तो 0 हो, या +1 हो, या फिर -1 हो। ठीक है, यानी डेल एम एल की जो वैल्यू होगी या तो 0 होनी चाहिए, या फिर +1 होनी चाहिए, या फिर -1 होनी चाहिए। वही ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउ होंगे। उनके अलावा कोई भी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर किसके लिए, डेल एम एल इक्वल टू -1 के लिए। तो -1 कब कब होगा, जब इस -2 से कहाँ जंप करेगा, इस -1 में जंप करेगा। तो ये इसके लिए क्या होगा मेरे पास, डेल एम एल -1 होगा। ठीक, सिमिलरली इस -1 से कहाँ आएगा, जब 0 में आएगा तब भी क्या होगा, इसके लिए ये -1 होगा। तो ये भी किसको दिखा रहा है, डेल एम एल इक्वल टू -1 को दिखा रहा है। सिमिलरली जब 0 से कहाँ आएगा, ये 1 में आएगा, तब भी जो डेल एम एल होगा वो कैसा होगा मेरे पास, -1 होगा। अब इनके अलावा कोई भी और लाइन मुझे देखने को नहीं मिल रही है, किसके लिए, डेल एम एल इक्वल टू -1 के लिए। तो ये कौन सा है मेरे पास, ये जो यहाँ पर लाइन देखने को मिली है, 3 लाइनें किसके लिए हैं, डेल एम एल इज इक्वल टू -1 के लिए है। ठीक, अब किसके लिए देखेंगे, डेल एम एल इक्वल टू 0 के लिए देख लेते हैं। तो डेल एम एल इक्वल टू 0 तो एक तो कब मिलेगा मुझे, जब कहाँ से कहाँ जंप करेगा, इस -1 से इस -1 में जंप करेगा। अगला 0 कब देखने को मिलेगा मुझे, जब इस 0 से इस 0 में जंप करेगा।
ठीक है। अगला जीरो कब देखने को मिलेगा मुझे, इस 1 से इस 1 में क्या करेगा, जंप करेगा, तब मुझे क्या देखने को मिलेगा, डेल एम एल इक्वल टू 0 देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर 3 लाइनें हैं, इनके लिए जो डेल एम एल है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक, नाउ एक स्टेप आगे, क्या आप किसके लिए देंगे, डेल एम एल इज इक्वल टू +1 के लिए। तो डेल एम एल इक्वल टू +1 में कब देखने को मिलेगा, जब कहाँ से कहाँ जंप करेगा, इस 0 से कहाँ जंप करेगा, इस -1 में जंप करेगा। 0 -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पर अगला +1 कब देखने को मिलेगा, इस 1 से जब कहाँ जंप करेगा, इस 0 में जंप करेगा, इस तरीके से। ठीक, और अगला 1 कब देखने को मिलेगा, जब इस 1 से कहाँ जंप करेगा, इस 2 से कहाँ जंप करेगा, इस 1 में जंप करेगा। तो यहाँ पर मुझे अगेन 3 लाइन देखने को मिली। इनके लिए मेरे पास जो डेल एम एल है वो कितना है, मेरे पास 1 है। नाउ अब देखो, ये क्या था मेरे पास, कब था, जब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, यानी नो फील्ड, क्या था यहाँ पर हमारे पास, नो फील्ड था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या थी, एक सिंगल लाइन थी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पर क्या किया मैंने, फील्ड अप्लाई किया, यानी फील्ड लगाया, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मुझे यहाँ पर इस एम एल इक्वल टू -1 के लिए 3 लाइन, एम एल इज इक्वल टू 0 के लिए 3 लाइन और एम एल इक्वल टू 1 के लिए 3 लाइन देखने को मिली। नाउ अब ये 3 लाइनों को हम एक साथ में दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए डेल एम एल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इन 3 लाइन को हम एक लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर, तो इन तीनों के लिए डेल एम एल की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं एक लाइन से, ये लाइन दिखा दी, ये लाइन आई यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए डेल एम एल की वैल्यू सेम है इन तीनों के लिए, तो इसको एक लाइन से दिखा दिया। सिमिलरली इन तीनों को मैंने एक लाइन से दिखा दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर मेरे पास पहले क्या था, जब नो फील्ड था तो एक लाइन थी, जब हमने यहाँ पर फील्ड दिखाया तो यहाँ पर मुझे 3 लाइनें देखने को मिली। और जब हमने इसको देखा, इनकी स्टडी की, तो पाया गया कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। और हमने पढ़ा था जीमान इफेक्ट के इंट्रोडक्शन में, जब भी हमारे पास क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, पाई कंपोनेंट होता है। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, पाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, यानी ये तीनों मिलकर क्या दे रहे हैं, एक पाई कंपोनेंट दे रहे हैं। और पाई कंपोनेंट कब देखने को मिल रहा है, जब डेल एम एल की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और ये भी देखा गया कि ये जो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, इनके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशन हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, जब भी इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं तो किसको दिखाते हैं, वो सिग्मा कंपोनेंट को दिखाते हैं। तो ये दोनों मिलकर किस कंपोनेंट को दिखा रहे हैं, सिग्मा कंपोनेंट को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास एक सिंगल लाइन थी, कब, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर 3 लाइनें देखने को मिली नॉर्मल जीमान इफेक्ट के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, नॉर्मल जीमान इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर देंगे। हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो करेंगे हम आने वाले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।